हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेपर वन वन के लिए जो पीवाईक्यूज हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो अब हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको वीडियो मिलेंगी लगातार, वो पीवाईक्यूज मिलेंगी। क्योंकि जो इस समय टाइम है आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको रेगुलरली बेसिस पे इन द मॉर्निंग आपको मॉर्निंग में वीडियो मिलेगी जो पेपर वन के रिगार्डिंग होगी एक सेशन, और आपको एक सेशन मिलेगा इन द इवनिंग समथिंग 7 PM, राइट। वो बेसिकली किसके लिए होगा? जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए, उसके हम पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो 2 लेक्चर आपको डेली मिलेंगे। पहला लेक्चर आपको मॉर्निंग मिलेगा, राइट। आपको इन द मॉर्निंग 7 to 8 AM वो आपका पेपर वन के लिए होगा, जहाँ पर जो पेपर वन के जो पीवाईक्यूज हैं, राइट, या जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, राइट, उनको हम डिस्कस करेंगे बहुत विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जो इन द इवनिंग इवनिंग में हम क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट का पेपर है, राइट, या जो आपका कॉमर्स का है, इनके लिए हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। जो पीवाईक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, राइट। और आपको प्रॉपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन होगा। क्योंकि आपका जो इस समय टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चंस पे अच्छी प्रैक्टिस है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में, राइट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। साइड में ये नहीं कि आपको जो थ्योरिटी है आप उसको भी साथ में कंटिन्यू करिए, पर डेली बेसिस पे आपको अपने जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगाने हैं। अगर आपको जेआरएफ चाहिए है, अगर आपको नेट में सिलेक्शन चाहिए है, तो एटलीस्ट आपको कितने क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे? 100 क्वेश्चंस आप इन अ डे लगाओगे, राइट। और एटलीस्ट आप पेपर वन के में बात करता हूँ, तो पेपर वन के लिए आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो आप दोनों को मिला के आपका एक पूरा पेपर सेट बन जाता है। उस पूरा पेपर सेट को आपको इन अ डे लगाना पड़ेगा, तभी आपके एक प्रॉपर फ्लो बनेगा आपका प्रैक्टिस का, और उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप मैनेजमेंट के या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या जो लेबर लॉज एचआरएम का कोड नंबर 55 उसके रिगार्डिंग आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, इसका टेलीग्राम लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरी हैं, वहाँ पे आपको उनका सोल्यूशन मिलेगा। और जो बेसिकली चैनल है ये मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी प्रकार आपको किसी के रिगार्डिंग एक सिंगल पेनी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छे आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जो चैनल है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, आपने ज्वाइन नहीं करा है, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे, राइट। तो गाइस चलते हैं, और जो हम अपना सेशन है पेपर वन का, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्लासरूम इंटरेक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसके द्वारा जो क्लास इंटरेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा लार्जली इन्फ्लुएंस होते हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है। ऑप्शन में क्या है? स्टूडेंट कमिटमेंट, राइट, टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट, या अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशंस। अब आपको इनमें आंसर बताना है कि क्लासरूम इंटरेक्शन जो है उसमें कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, लार्जली करता है उसी की। ये आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, लार्जली कौन इसको इन्फ्लुएंस करता है, राइट, ये आपको बताना है यहाँ पे। आप देखिए जो इसका आंसर है उसको एक बार चेक करते हैं। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। जो आंसर ए है वो करेक्ट है। अब एक करेक्ट क्यों है ये बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, अगर आप जो क्लास में इंटरेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा? तो जो स्टूडेंट का कमिटमेंट है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। तो टीचर सेंटरिंग इन्वायरमेंट नहीं, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट नहीं, अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन दी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला लार्जली क्या होगा, तो जो स्टूडेंट कमिटमेंट है बेसिकली ये आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। यस, सेकेंड क्वेश्चन है द एम्फेसाइजेस इन मेमोरी लेवल
ऑफ टीचिंग इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसका मेमोरी लेवल है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो स्टेटमेंट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, critical thinking, a mastery of concept, sequencing of fact, and segregating one feature from another, right? ये क्वेश्चन है, आंसर में क्या क्या दिया है, ए में जो दिया गया है 1 2 3 1 3 4 2 3 4 5 4 6। अब आपको बताना है कि कौन सा जो टीचिंग का मेमोरी लेवल है वो कौन से एम्फेसाइज करते हैं, ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, दोबारा रीड करते हैं। द एम्फेसिस इज इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें क्या एम्फेसाइज करता है उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कौन से इसमें स्टेटमेंट जो कोड है वो करेक्ट है, आपको ये बताना है। अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। गाइस जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन ये सारे PYQs हैं, राइट, और किसके हैं जो हमारा पेपर नंबर 1 है उसका पहली जो यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां से सारे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हम आज डिस्कस करेंगे। इसका बी आंसर करेक्ट है। अब बी करेक्ट क्यों है, बी में देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या होता है बेसिकली जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसको एम्फेसाइज करते हैं कि जो थॉट्स क्या हैं जो आइडियाज़ क्या हैं उन ऑर्गेनाइजेशन पे उनको एम्फेसाइज करता है। सीइंग ऑफ अ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, ये इसका नहीं करता है। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, यानी जो क्विक रिप्रोडक्शन होता है उसका जो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है उसको ये एम्फेसाइज करता है। और क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग किस में आता है, जो रिफ्लेक्टिव जो लेवल होता है बेसिकली इसमें आता है, क्योंकि टीचिंग के बेसिकली कितने लेवल हैं, और 3 लेवल है, मेमोरी हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया, और अनदर वन क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, राइट। फिर है सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, राइट। अब एक जैसे जो एक फीचर है उसको सेग्रीगेट करना है अनदर के साथ में, ये भी इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1 3 N 5th इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेमोरी लेवल की बात करी गई कि हम कैसे चीज़ों को मेमोराइज करते हैं उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद एक और यहाँ लेवल आता है जो आप कमेंट बॉक्स में बनाना, फिर लास्ट में आता है रिफ्लेक्ट। तो जो तीनों लेवल के आपको अच्छे से इनके मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड आर कंट्रीब्यूटेड टू डायरेक्ट लर्निंग, कौन से ऐसे टीचिंग के मेथड्स हैं जो डायरेक्ट लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन पता लग गया। अब इसमें दिया गया है टीम और टीचिंग एंड लेक्चरिंग, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, और लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, मूक एंड ह्यूरिस्टिक्स, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब आपको बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायरेक्ट लर्निंग के जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो डायरेक्टली और लर्निंग है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा टीचिंग मेथड्स है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। ये जो इसका आंसर करेक्ट है, अभी करेक्ट क्यों है आप देखिए, जो डायरेक्ट लर्निंग में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, और टीम टीचिंग एंड लर्निंग ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग डेफिनेटली करेगा। सिमुलेशन क्या होता है कि आप एक आर्टिफिशियल जो है बिल्कुल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो एक रियल तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सिमुलेशन कहलाता है। जैसे आपने HRMS सिमुलेशन टेक्निक्स पढ़ी होंगी, तो एक क्या होता है, एक डेमो के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए, राइट, आप बिल्कुल एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक रियल एनवायरनमेंट, राइट। ऐसी रोल प्लेइंग, आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट लर्निंग है, कंट्रीब्यूट करता है। लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो वीडियो, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, बिल्कुल बात सही है। अगर आप डायरेक्टली जो असाइनमेंट होते हैं
या जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली आपकी लर्निंग हो रही है। मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, राइट, ये भी आपके डायरेक्टली लर्निंग के सोर्सेस है। जो मूक्स होता है, अब मूक की आपको फुल फॉर्म बतानी है और आपको ये बताना है कि मूक जो है वो किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया है और मूक कब आया था। ये आपको 3 चीज़ें बतानी है। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं और कमेंट करिए, राइट। मूक की फुल फॉर्म क्या है और मूक किसने डेवलप किया और ये कब किस ईयर में मूक आया था, ये आपको बताना है। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, ये भी कोई इसका मतलब नहीं होता कि आपका प्रेजेंटेशन कितना इंटरेक्टिव है या नहीं है, इसका कोई डायरेक्टली लर्निंग पे कोई डायरेक्टली टीचिंग मेथड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका 2, 4 एंड 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है आपको, कोई नहीं। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एडल्सेंट लर्नर, यहाँ बोला है कि जो एडल्सेंट लर्नर है, राइट, उनके कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, विच डिटरमाइन हर और सोशल या मोरल डेवलपमेंट, जो उनके जो सोशल या मोरल डेवलपमेंट है उसको डिटरमाइन करते हैं। किसका पूछा गया है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर एडल्सेंट लर्नर। जो एडल्सेंट लर्नर होते हैं उनके कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या करते हैं, मोरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, उसको डिटरमाइन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है। अब जो इसमें दिया गया है, टेंडेंसी टू बी अवेयर फ्रॉम पेरेंट्स, राइट। सेकेंड है कंसर्न फॉर हीरो, वर्शिपिंग फॉर इमुलेटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड, मिक्सिंग अप विद पीयर्स इन द नेबरहुड एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। ये कौन से करेक्टरिस्टिक्स लर्नर के हैं जिनको वो सोशल डेवलपमेंट हो गया, ये मोरल डेवलपमेंट होगा, उसको वो डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर नंबर 20 करेक्ट है। क्योंकि करेक्ट क्यों है कि क्या होता है, कंसर्न फॉर हीरो, वर्शिपिंग फॉर इमुलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एडल्सेंट एज होती है, जो हम टीनेजर के बाद एडल्सेंट बनते हैं, जो 18 के बाद स्टार्ट होती है, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे हीरो हैं, उनकी हम जो वैल्यूज़ हैं, राइट, उनके जो उनको हम फॉलो करते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। इसलिए क्या हो गया, ये सोशल और मोरल डेवलपमेंट हो गया किसका, एडल्सेंट लर्नर का। तो गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर गिविंग 2 लिस्ट, 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2, इनको मैच करना है। आप बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स दी गई हैं, जो लर्निंग की टेक्निक्स हैं वो आपको दी गई, उनका एग्जाम्पल भी दिए गए। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन, ये दिया गया है। अब इनके आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या है, विड्रॉल ऑफ प्रेजेंट स्टिमुलस और एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। इनमें कीवर्ड्स का बहुत बड़ा खेल है। पेनफुल और aversive stimulus is presented to stop the occurrence of a behavior, right? The behavior increases in frequency after removal of stimulus. Behavior increase in frequency of the after the presentation of stimulus. अब आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच हो रहा है। आंसर भी यहाँ पे दिए गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। अब रीइंफोर्समेंट का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जो एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को हम दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोबारा हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, राइट, यानी री स्ट्रेंथन करना, री एम्पावर करना। तो बेसिकली ये रीइंफोर्समेंट होता है। इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ये वाला आंसर करेक्ट है। अब मैच किस प्रकार करेंगे, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, द बिहेवियर इंक्रीजेस इन फ्रिक्वेंसी, जब बिहेवियर है वो फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज होता है आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। जब हम स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ जाए कि पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, ये आपको देखना है। द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी आफ्टर रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस, राइट, ये बिल्कुल इसका नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस रिमूव हो रहा है और यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट हो रहा है। तो जहाँ पर रिमूव हो रहा है तो वो नेगेटिव से
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, राइट। फिर आता है पनिशमेंट। अब आपको पनिश करना है, पनिश किस प्रकार करेंगे आप, वो देखिए यहाँ पे withdrawal of the present situation stimulus और application of inverse stimulus to stop the behavior। ये हमारा हो जाएगा बेसिकली एक्सटिंक्शन में ये मैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है पेनफुल और aversive stimulus is presented to stop the occurrence of behavior। जो बिहेवियर के चांसेस हैं उसको स्टॉप करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली, ये हमारा आ जाएगा पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये इसकी मैचिंग करेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर स्टडी स्किल्स दी गई है लिस्ट 1 में और लर्निंग टेक्निक्स दी गई है लिस्ट 2 के अंदर। अब आपको उनको मैच करना है। स्टडी स्किल्स में क्या है, एलेबोरेटेड इंटरोगेशन, प्रैक्टिस टीचिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन और इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। 4 आपको स्टडी स्किल्स दी गई हैं। और लर्निंग टेक्निक्स में क्या दिया गया है, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडीइंग, राइट, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एन एग्जांपल प्रॉब्लम मीन्स टू यू, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, और फोर्थ जो है आंसरिंग वाया फैक्ट इज ट्रू। ये आपको मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आपको ऑप्शन बताना फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है यहाँ पे। जो स्टडी स्किल्स हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। अब आंसर जो है वो 1 करेक्ट है। अब 1 करेक्ट कैसे है कि जो एलेबोरेटेड होती है इंटेरोगेशन, ये बेसिकली क्या होता है, आंसरिंग बाय अ फैक्ट इज ट्रू। जब आप किसी का एक एग्जाम्पल देते हैं, आंसर करते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है, एलेबोरेट हो गया कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नहीं, बोलते नहीं एलोबोरेट कर दो, राइट। तो ये आंसरिंग से रिलेट करेगा। और उसके बाद जो आता है बी किससे आएगा, प्रैक्टिस टीचिंग आएगा, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, राइट। जो चीज़ आप ये थर्ड से मैच कर जाएगा कि टेस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप में टेस्ट करिए ऑन द मटेरियल पर यू आर ट्राइंग टू लर्न, जो आप सीखने जा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस मटेरियल पे अपने आप टेस्टिंग करिए। तो बेसिकली वो क्या प्रैक्टिस टीचिंग हो जाएगी, राइट। आप प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, तो ये प्रैक्टिस से रिलेट हो जाएगा। यहाँ पर कीवर्ड्स का खेल है, जो वर्ड है उनका अगर आपको मीनिंग क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे। उसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन आता है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन की अपने आप में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, अपने आप में उस चीज़ों को बता रहे हो। तो सेल्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू, यानी आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, जो आपके साथ प्रॉब्लम्स है, राइट, उनका एग्जाम्पल दे रहे हो, उनको आप सॉल्व आउट करो अपने आप में, तो बेसिकली वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और लास्ट में आता है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस क्या होती है, ये जो आएगा मिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडीइंग, राइट। अब इंटरलीव्ड क्या होता है कि जहाँ पर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक साथ मिक्सिंग करना और देन उनकी स्टडी करना। तो बेसिकली क्या होता है, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस होता है, राइट। मिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ मिक्स करना, देन उनके बारे में स्टडी करना, ये हमारा कहलाता है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस कहलाता है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द एज ऑफ 4 वेदास, जो 4 वेदास हैं उनकी एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। द स्टूडेंट वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी। यानी कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो 4 वेदास हैं उनकी एज में जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिटेड होते हैं कि वैदिक स्कूल्स में आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ विच सेरेमनी। कौन सी ऐसी सेरेमनी है जिसको परफॉर्म करने के बाद जो वैदिक स्कूल हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है इन द एज ऑफ 4 वेदास, राइट। आप कौन सी सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वैदिक स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा। आंसर है उपनयन सेरेमनी, राइट, उत्सर्जना सेरेमनी, शतपथ सेरेमनी, धनुर्विद्या सेरेमनी, राइट। तो जब आप उपनयन सेरेमनी करते हैं
परफॉर्मेंस कैसे, उसके बाद आपको जो वैदिक स्कूल से वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है इन द 4 वेदास में स्टूडेंट को। तो इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है उपन्यास सेरेमनी जो होती है बेसिकली वो आपके उसमें अगर आप परफॉर्म करते हो एक टाइप का आपका एक टेस्ट होता है, उसमें परफॉर्म करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। कहाँ एडमिशन मिलता है? जो वैदिक स्कूल से, राइट, जो 4 वेदास की एज में दिए गए हैं 4 वेदास, तो उनमें आपके जो वैदिक स्कूल से वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिट कम होंगे आप जब आप उपनयन सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस his or her perspective in course of study, right? Learner commitments, parents interest in the learner, prior knowledge of the learner, skills of the learner in the concerned area, family size of the learner, या socio economic background। आपको करेक्ट जो आंसर है वो आपको चूज करना है कोड से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दोबारा स्टैंड देखते हैं। विच ऑफ द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से ऐसे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सपेक्टिव इन द कोर्स ऑफ स्टडी। जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसमें कौन से जो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसके आंसर देखिए कौन कौन से इसमें सही हो सकता है। लर्नर्स का कमिटमेंट, बिल्कुल बात सही है, एक लर्नर का कमिटमेंट होगा तभी होगा। पेरेंट इंटरेस्ट इन द लर्नर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ही नहीं, मतलब पेरेंट्स क्या मतलब है वहाँ पे। तो अगर जहाँ पे 2 आ रहा है आप इलिमिनेट कर सकते हैं इसको अच्छे से। इलिमिनेशन टेक्निक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सारे आंसर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन करना है, आपको इलिमिनेट मेथड से, जो इलिमिनेशन मेथड है उसको आपको यूज करना है। जैसे आपने देख लिया कि जो लर्नर कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स से क्या मतलब है, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, बिल्कुल बात सही होगा। स्किल्स ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, ये भी होगा। फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जब इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब करेक्ट कैसे हो जाएगा इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। आंसर नंबर इज 1 करेक्ट, राइट। अब 1 करेक्ट क्यों होगा कि लर्नर का कमिटमेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। उसकी जो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर है ये भी होना चाहिए, राइट। और जो है यहाँ पे स्किल ऑफ द लर्नर्स इन द कंसर्न एरिया, ये भी होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका इसलिए इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्ट्रेटजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट टीचिंग। इनमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जो नीचे दी गई हैं वो डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएट है, ये आपको बताना है। जो स्ट्रेटजी दी गई है, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, प्रॉम्प्ट इंक्वायरी फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, गिविंग रिव्यू एंड रिकेपिटुलेशन, ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक्स, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। ये आपको बताना है, एक सही कोड आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं। इसका बेसिकली जो आंसर नंबर है वो सी करेक्ट है। अब सी करेक्ट क्यों उसको देखते हैं। अब प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बात सही है। अगर आप डायरेक्टली जो टीचिंग हो रही है वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एक वो डायरेक्टली स्ट्रेटजी हो जाती है। प्रॉम्प्ट इंक्वायरी ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, इस पर भी जरूरी नहीं है। गिविंग रिव्यू एंड रिकेपिटुलेशन, ये तो बिल्कुल भी होना चाहिए, आपको रिव्यू भी देना पड़ेगा। ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, आपको क्या है प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा और जो फीडबैक है आपको उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ना कि जो प्रॉब्लम्स रेजिंग हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो डायरेक्ट टीचिंग में क्या आता है कि प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, गिविंग रिव्यू एंड रिकेपिटुलेशन एंड ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक्स। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑनलाइन स्टोर हाउस। एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, जहाँ पे सारे जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं लाइक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज, डिग्रीज एंड मार्कशीट, जहाँ पे हम रखते हैं। ऐसा कौन सा एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहाँ पे जितने भी हमारे जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, जो हमारी डिग्री है,
या जो मार्कशीट है या जो डीएमसी है वहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोर में रखते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, स्वयं सही होगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी या नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, राइट। ये आपको बताना कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ऐसी कौन सा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे हम सारे जो आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं, राइट, उनको वहाँ पे रखते हैं। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो NAD है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसको ध्यान रखिए NAD। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऑनलाइन स्टोर होता है। यहाँ पर जितने भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स होते हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नंबर डी इज करेक्ट, राइट, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। और यहाँ पर डिजी लॉकर भी होता है, डिजी लॉकर आपने सुना होगा, इसका भी देखा डिजी लॉकर, राइट। ये क्या होता है और आपको कमेंट करके बताना डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन अ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कौन सा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, राइट। स्वयं, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ट्यूटोरियल क्लास या सेमिनार, राइट। नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है हायर एजुकेशन में। कन्वेंशनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल होता है। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा, जो आज की चीजें चल रही हैं, जो तो आज क्या है, स्वयं है, राइट। जो अभी आया है वो स्वयं, तो इसलिए इसका आंसर स्वयं हो जाएगा, राइट। अब स्वयं बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और स्वयं कब आया था ये आपको बताना है। और आपको यहाँ पे ये बताना कि प्रेजेंट में स्वयं के अंदर कितने चैनल्स हैं, नंबर ऑफ चैनल्स कितने, ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब कहता है कि नॉन कन्वेंशनल हो गया। अब कन्वेंशनल में क्या आएगा, जैसे हमारे जो ट्यूटोरियल क्लास हो गए, सेमिनार से फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग्स हैं, राइट। जो पुरानी थी कन्वेंशनल थी, राइट, पुरानी ट्रेडिशनल वे में थी, तो वो सारी आ जाएंगी। और जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज की जो लेटेस्ट लर्निंग प्रोग्राम है, वो एक स्वयं है। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसकी थ्योरी किसने डेवलप करी गई थी, अल्फ्रेड बिनेट, ली थर्नस्टोन, चार्ल्स स्पीयरमैन या होवर्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो किसने डेवलप करी गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो ऑथर है उन्होंने डेवलप करी है होवर्ड गार्डनर। इनका आपको नाम ध्यान रखना है, होवर्ड गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी डेवलप करी गई है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा डेवलप करी गई है, तो आपको ऑथर्स का नाम पता होना चाहिए, होवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर्स। यानी कौन कौन से ऐसे जो नीचे दिए गए चीजें हैं जो एक लर्नर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती हैं। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो लर्नर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती हैं। ये क्वेश्चन है। पहला दिया गया है, अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन, राइट, एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी स्ट्रांगली, बीइंग रेशनल इन थिंकिंग, राइट, एडजस्टिंग वंस इमोशंस as per situation, being creative and open to criticism, right, accepting other people as they are। आपको सारा क्लियर। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि आप इमोशनली दूसरे की जो आपके साथ अनदर टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में आप कैसे उनकी जो इमोशनल चीज़ें हैं उनको कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लेवल पर जाके उनको फाइंड आउट करके और उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर अपने स्टाफ के अंदर, राइट, अपने जो उसके एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उनमें उनके लेवल पे ही जाके अगर प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेगा तभी वो चीज़ें बताएंगे। तो बेसिकली वो क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, राइट। जैसे वर्कर्स हैं, वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो बीइंग अ मैनेजर या बीइंग द सुपरवाइजर आप उनके लेवल पर जाइए और उनसे आप पर्सनली पूछिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, तो वो आपको डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो बेसिकली ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो लर्नर्स के बारे में बताया गया है
इसका आंसर एक बार चेक करते हैं। आंसर जो है इसका ए करेक्ट है। अब एक करेक्ट क्योंकि अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपल, जो अदर पीपल हैं उनके इमोशंस को आपको समझना है, एंड योर, और जो आपके इमोशंस हैं, जो अदर पीपल हैं उनके इमोशंस को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ पे एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। बीइंग रेशनल इन थिंकिंग, ये भी नहीं बनता है। एडजस्टिंग वन सिचुएशन एट वंस इमोशंस एज पर द सिचुएशन, ये बिल्कुल सही है, राइट। और बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म, ये भी बिल्कुल नहीं है, इससे मतलब ही नहीं बनता है। एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, आपको ये एक्सेप्ट करने पड़ेगा जो अदर पीपल हैं वो क्या है, आपको अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर हो जाएगी, राइट। तो इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 4 एंड 6 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statement explain the concept of inclusive teaching? Inclusive teaching क्या है, इसके जो कंसेप्ट है कौन एक्सप्लेन करता है, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो इंक्लूसिव टीचिंग को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। द टीचर facilitate the learning of gifted students, the teacher facilitates the learning of a weak students, right, यहाँ weak gifted, teacher takes support of parents of the student to make them learn, right, teacher makes the students of different backgrounds to learn together in the same class। अब कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो इंक्लूसिव टीचिंग है उसमें उसे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। इंक्लूसिव टीचिंग क्या होती है, जो इंक्लूसिव मानने क्या होता है, मिला हुआ है, अंदर की है कि जुड़ा हुआ है, इंक्लूसिव है। कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर आते हैं, राइट। जो टीचिंग फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है टीचर उनकी लर्निंग को फैसिलिटीज नहीं करता है, नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ वीक स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। टीचर टेक्स सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक देम लर्न, अगर टीचर जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनसे सपोर्ट करता है उनको लर्न के लिए, तो ये भी नहीं होगा। टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसकी, इसलिए आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अब इंक्लूसिव टीचिंग क्या है, इंक्लूसिव टीचिंग है जो टीचर होता है बेसिकली जो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनको एक साथ लर्न करना इन द सेम क्लास, उनको एक क्लास में उनको एक साथ लर्न कराना, ये बेसिकली इंक्लूसिव टीचिंग होती है। अब मान लो अब एक क्लास के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, राइट, किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उनका जो पूरी सोसाइटी है, पूरी कहते हैं नहीं, पूरी फैमिली है, वेल एजुकेटेड है, तो उनका इन्वायरमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा। अब जो एक ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास के फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आते हैं तो उनके थोड़ा स्टैंडर्ड कम होता है। तो टीचर की यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इंक्लूसिव टीचिंग क्या होता है कि टीचर सबको एक साथ लेके चलता है, राइट, सेम क्लास में सबको एक साथ लेके चलेगा, अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे आएंगे उनको भी एक साथ लेके चलेगा, एक साथ उनकी प्रिपरेशन कराएगा, तो बेसिकली वो इंक्लूसिव टीचिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ऑर्गेनाइज डिस्कसिंग मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी मीट। टॉपिक टू बी इजी, टॉपिक टू बी क्लियर इन एडवांस, टॉपिक टू कॉमन इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। आपको सिलेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, आपको एक एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, रीड आउट करते हैं। टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड, एक जो डिस्कशन मेथड है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन टीचिंग इफेक्टिवली टीचिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट। एक जो डिस्कशन मेथड है एक टीचिंग इफेक्टिवली में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें मीट होंगी, कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे मीट होना चाहिए वो आपको बताया गया। टॉपिक टू बी इजी, टॉपिक टू बी क्लियर इन एडवांस, ये तो बिल्कुल सही बात है, टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए। टॉपिक टू बी कॉमन इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये अगर बी और सी यहाँ पे आ रहा है तो देखिए 2, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें इनको एलिमिनेट कर दो। अब देखना है यहाँ पे
टॉपिक टू बी इजी, और आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, ये भी कोई ऐसी नहीं है। लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स की जो लैंग्वेज की फैसिलिटीज क्या है वो आपके साथ होना चाहिए, तो इसके साथ हम आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि टॉपिक टू बी इजी अप्रोप्रिएट इतना नहीं है जितना लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट की लैंग्वेज की फैसिलिटीज है वो होना चाहिए एक इफेक्टिवली टीचिंग जो है उसके लिए, राइट, एक डिस्कशन मेथड के लिए। तो इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की जो लिस्ट है उससे आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर। की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं, इनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। और की बिहेवियर क्या होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर क्या होते हैं, राइट, क्यों इनसे क्वेश्चन बनता है। ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार आया है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर identify those which are called key behavior, direct audible and oral delivery to all students, encouraging students to elaborate on a answer, warming and nurturing relationship with early learners, bearing models of presentation, presenting misbehavior with minimum of class disruption, organizing what is to come, and summarizing what has gone before. Select your answer from the options given below. आंसर आपको सिलेक्ट करना है कि जो की बिहेवियर है या इफेक्टिव लर्निंग बिहेवियर से आपको वो सिलेक्ट करना है की बिहेवियर। इसका आंसर देखते हैं, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। अब आंसर ए करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो की बिहेवियर है बेसिकली वो डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स, राइट। की बिहेवियर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली ऑडिबल होता है और ओरल डिलीवरी होती है, राइट, टू द ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को एक डायरेक्टली ऑडिबल, राइट, और ओरल डिलीवरी होती है, राइट। और यहाँ पे फिर आता है फोर्थ, वेरिंग मॉडल्स ऑफ वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन के अलग अलग मोड्स हैं उनको वेरी करते हैं, राइट। और यहाँ पे आता है प्रेजेंटिंग मिसबिहेवियर विद मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, जो क्लास डिस्ट्रप्शन के का मिनिमम जो है उसके साथ जो मिसबिहेवियर है उसको प्रिवेंट करना है, राइट। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a classroom situation a teacher organize group discussion to help arrive at a solution of a problem in term of model of communication used, it will be called यानी पूछा गया है एक क्लासरूम की सिचुएशन है, यहाँ पर टीचर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप डिस्कशन को, एक ग्रुप डिस्कशन को उसने ऑर्गेनाइज करा टू हेल्प अराइव एट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट। एक प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए एक जो टीचर है वो एक जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करता है इन अ क्लासरूम सिचुएशन। तो ये कौन सा मॉडल होगा ये बताना है आपको, कि ट्रांजेक्शनल मॉडल होगा, इंटरेक्शनल मॉडल होगा, या हॉरिजॉन्टल या लीनियर मॉडल होगा, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, तो आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइजेस ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूज। बेसिकली ये कम्युनिकेशन के मॉडल हैं, कम्युनिकेशन में 3 मॉडल दिए गए हैं, आपका लीनियर मॉडल होता है और आपका इंटरेक्शन मॉडल होता है और ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है। तो इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो टोटल 8 मॉडल हैं, क्योंकि 4 मॉडल बेसिकली जो लीनियर के अंदर आते हैं और 2 मॉडल जो आपके हैं वो इंटरेक्शन के अंदर आते हैं और 2 मॉडल आपके ट्रांजेक्शनल के अंदर आते हैं, 2 और 4, टोटल यहाँ पे 8 मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन में है, राइट। इनसे इनके रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन है वहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपको सारे मॉडल्स जो हैं आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा मॉडल किसने डेवलप किया और कौन सा मॉडल क्या कहता है, राइट। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, उसके लिए आप एक जीडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज टीचर, तो आपको ट्रांजेक्शनल जो मॉडल है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीनियर बेसिकली मॉडल होता है वो एक ऐसा मॉडल होता है जहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता है, राइट। आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, नो फीडबैक कंसेप्ट, नो फीडबैक, आप कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, तो आप जीडी जो है आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा,
पर जो ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है, राइट, और इंटरेक्शनल मॉडल क्या होता है, ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। जो इंटरेक्शनल मॉडल होता है वो क्या होता है, आसिंक्रोनस होता है, राइट, रियल टाइम नहीं होता है, जबकि जो ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है वो सिंक्रोनाइज होता है, बिल्कुल टाइम पे। आपको जैसे लेट सपोज आपने फोन पे बात किया, राइट, आप फोन पे बात कर रहे हो, तो आप जो इंस्टेंट आप मैसेज आपको इंस्टेंट आप टॉकिंग कर रहे हो, तो वो आप आपके लिए इंटरेक्शनल हो जाएगा, ये मोड हो गया आपका। और एक आप ऑन द स्पॉट बोल भी रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, राइट, ऑन द स्पॉट सिंक्रोनस वे में, से आपको आपको व्हाट्सएप चैट हो रही है, सोशल मीडिया पर चैट हो रही है, वो आपका बेसिकली ट्रांजेक्शनल हो जाएगा, सिंक्रोनस मॉडल होता है, राइट। तो ये इसका ट्रांजेक्शनल मॉडल हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आपको जीडी ऑर्गेनाइज करना है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आर इंश्योर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव्स फॉर सेल्फ लर्निंग इज इवेंट evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately? यानी कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस है जो एक टीचर डिस्क्राइब करता है बहुत अच्छे से, मोस्ट अप्रोप्रिएटली, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो लेस रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट के साथ या एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, जो टीचर के पार्ट्स पे जो एफर्ट्स हैं, या मोर इनिशिएटिव्स फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट। तो इसमें क्या होगा, टीचर इज सक्सेसफुल, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इंटेलिजेंट एंड टीचर इज प्रैक्टिकल। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचर इज वेरी इफेक्टिव। तो इसका आंसर नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन अ क्लासरूम। जो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है इन अ क्लासरूम, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, या रियलाइजेशन ऑफ वंस अंडरस्टैंडिंग, या रिपोर्ट्स बिल्डिंग, या क्वेश्चनर। जो पीयर ग्रुप डिस्कशन होता है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, क्वेश्चनर में हेल्प करेगा, या कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, या रिपोर्ट्स बिल्डिंग, या रियलाइजेशन ऑफ वंस अंडरस्टैंडिंग, किस में ये हेल्प करेगा, ये आपको बताना है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन क्या होता है, जो आपके पीयर्स हैं, जो सेम लेवल पे हैं, जो आपके कलीग्स हैं, राइट, उनके भी जो आपका एक ग्रुप इंटरेक्शन हो रहा है इन अ क्लासरूम, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके भी जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपको क्या, आप किस चीज़ में आपका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप थोड़ा लॉजिकल चीज़ें हैं, आप बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर इन योर क्लासरूम, यू कैन एज्यूम, राइट, कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। अब बिल्कुल सही है कि आंसर जो आपका ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि पीयर ग्रुप डिस्कशन जो होता है, इंटरेक्शन होता है, बेसिकली वो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में एक क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको बोलते हैं पीयर ग्रुप इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। जो लिसनिंग है बेसिकली वो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लर्नर, गेन नॉलेज, कीप द लर्नर्स इन गुड ह्यूमर, या इवेल्युएट द लर्नर्स फॉर अ प्रोग्रेस मेट। एक जो लिसनिंग है एक टीचर के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है इसका। आप आंसर दीजिए, क्या आंसर इसका सही होगा। एक टीचर के लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, वो एड्रेस कर सकता है द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, कि बेसिकली लर्नर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो एड्रेस कर सकता है। इसलिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीज, किस पे इम्प्लीज करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट, इंश्योरिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी सेम, इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम, प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द एजुकेशन, राइट। तो जो इंक्लूसिव टीचिंग ऑलरेडी हमने देखा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होगा,
इंक्लूसिव टीचिंग में क्या था बेसिकली, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि एक टीचर का मोटो ये होता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक साथ लेके चलना है और एक साथ उनको जो एक स्टडी का आपका जो टॉपिक है सब पूरा प्रॉपर स्टडी देनी है एक साथ, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। तो बेसिकली वो इंक्लूसिव टीचिंग कहलाता है, पर यहाँ पे बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होगा इसको देखते हैं। इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी करेक्ट इसलिए हो जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे इंप्लाई करती है, इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द एजुकेशन। ये इस चीज को इंश्योर करती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लर्नर इन अ क्लास में वो एजुकेशन में पीछे ना रहे, राइट इसलिए करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में पीछे ना रहे इस चीज को ये क्या करती है, इंश्योर करती है। कौन करता है, इंक्लूसिव टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लीज यूज ऑफ वन। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो किस चीज को यूज करती है ये आपको बताना है। कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन या मेटा कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन या रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है, जो आपका कॉग्निशन है राइट उससे रिलेट करती है, जो आपके माइंड से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वहां से जो रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस है वो आप किस चीज पे इंप्लाई करेगी वो आपको बताना है। तो ये आप ही करेगी बेसिकली जो मेटा कॉग्निशन है। मेटा माने बड़ा, कॉग्निशन माने जो आपके माइंड से रिलेट करता है वो रिफ्लेक्टेड करती है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बेसिकली किस पे इंप्लीज करती है, आपका जो मेटा कॉग्निशन है उसको इंप्लीट करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म आरजीबी का मतलब क्या होगा इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन में। इसका आंसर दिया गया है रेड ग्रे ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रे एंड ब्लैक। अब आरजीबी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कंप्रेशन। ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये। इसकी जो बेसिकली फुल फॉर्म होती है वो आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको आरजीबी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक ऑडियो के अंदर या वीडियो कंप्रेशन के अंदर इनकी क्या फुल फॉर्म होती है, आरजीबी। तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स। जो कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स की जो हाई ऑर्डर है कौन सा इसमें एग्जांपल है, लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड देयर sequences, learning roles and action sequences, learning of concept and abstractions, learning of awareness and valuing, right। ये आपको बताना है कि जो cognitive learning है उसका आउटकम्स, हाई ऑर्डर आउटकम्स क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर नंबर देखते हैं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली वो एक हाई लर्निंग आउटकम का ऑर्डर होता है, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ मूव करते हैं क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाएगा। बाकी हम जो क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शंस विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस और कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक जो लाइव पार्टिसिपेशन होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, वो सिंक्रोनियस इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे, असिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे या थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे। जहां पे बात हो रही है कि लाइव क्लासेस की, लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो जो लर्नर्स वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं वो लाइव पार्टिसिपेशन चल रहा है, लाइव उनका इंटरेक्शन चल रहा है, तो वो किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे सिंक्रोनस होते हैं, बिल्कुल साथ साथ में साइमल्टेनियसली होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। तो इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट।
गाइस हमने इस सेशन में टोटल 25 क्वेश्चंस पीवाईक्यू हमने डिस्कस करे हैं, और जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा इन द मॉर्निंग, उसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, राइट, वो सारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स के हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके भी आपको पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन हो गया डिस्कस करेंगे, और आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, हायर एजुकेशन और आईसीटी है, राइट, उनको हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, राइट, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट, या जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। गाइज चलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।